हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन अकेडमी। गाइस, आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि इन्वायरमेंट का है। और आपको पता है कि आगे के भी जितने सेशंस हुए हैं हम लोगों ने इन्वायरमेंट के ही इम्पॉर्टेंट सेशंस पर डिस्कशन किया है। हम लोग इकोसिस्टम पढ़ रहे थे, राइट? जो बाकी की क्लासेस हो चुकी हैं। तो अगर हम उन इकोसिस्टम्स में बात करें तो मैंने एक आपको वेटलैंड्स के बारे में भी बताया हुआ था, अगर आपको वो चार्ट याद होगा। तो आज का जो टॉपिक है ये है वेटलैंड्स, यानी कि आर्द्र भूमियाँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही हैं। रीज़न ये है कि इस साल काफ़ी सारी आर्द्र भूमियों को या वेटलैंड्स को रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत शामिल किया गया है, रामसर साइट्स घोषित किया गया है। अब रामसर साइट्स क्या है, आर्द्र भूमियाँ क्या हैं, क्यों रामसर कन्वेंशन हुआ था, क्यों उसके अंदर इनको डाला गया है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो आपका टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि जनरल अवेयर होना चाहिए, अवेयरनेस आना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि क्या चीज़ें हैं ये, क्यों हमें इनका कंजर्वेशन करना पड़ रहा है, क्यों संरक्षण करना पड़ रहा है इनका। तो वो सारी चीज़ें एक जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत भी आती हैं, ठीक है। तो आज का ये जो टॉपिक है, आज हम इसको स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। करंट का यहाँ से जो क्वेश्चन बन जाते हैं वो ये क्वेश्चन कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो वेटलैंड्स हैं वो किस स्टेट के अंतर्गत हैं, किस राज्य में सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमियाँ, या आर्द्र भूमियाँ तो बहुत सारी होती हैं, तो उसमें भी फिर जो इम्पोर्टेंट है कि जिनको रामसर साइट्स इंक्लूड किया गया है, रामसर साइट्स घोषित किया गया है, तो वो कौन कौन सी आर्द्र भूमियाँ हैं। तो ये चीज़ यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं कि पर्टिकुलर कोई एग्ज़ाम आने वाला है तो लेटेस्ट जो होगा तो वो आपका करंट में आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी वेटलैंड्स है। और आज का ये टॉपिक मेरा पढ़ाने की वजह भी यही है क्योंकि इस साल क्या है कि बहुत सारी वेटलैंड्स को रामसर साइट्स घोषित किया गया है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक इसलिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो चलिए हम देखते हैं वेटलैंड्स के बारे में। पहले कुछ करंट का देखते हैं कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट क्यों हुआ या मुझे क्यों लेके आना पड़ा यहाँ डिस्कस करने के लिए। तो अभी आपको पता है कि ये हमारा 75th जो है वो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। और इसी के अवसर पर क्या किया गया कि 13 अगस्त 2022 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की जो विज्ञप्ति जारी होती है उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि 11 नई वेटलैंड्स को, नई आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर कन्वेंशन में शामिल किया गया है, ठीक है। इसलिए ये हमारा चर्चा में है। और इस साल केवल 11 नहीं, अभी हम देखेंगे बहुत सारे रामसर साइट्स जो वेटलैंड्स जो है उनको रामसर साइट्स घोषित किया गया है। जिसके बाद में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है। अगर अब आपसे पूछा जाए कि इंडिया में कुल कितनी रामसर साइट्स हैं अगस्त 2022 तक, तो आप कितना बताओगे? 75। इसके बाद अगर और अभी तो कोई इंक्लूड नहीं हुई है, लेकिन अगर आगे कभी हुई तो वो फिर आप करंट में पढ़ोगे, ठीक है। तो अभी कुल जो रामसर साइट्स हैं वो कितनी हैं, आर्द्र भूमियां जो रामसर साइट के अंतर्गत है वो है 75। नए वेटलैंड्स स्थल लगभग 13 लाख 26,677 677 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हैं। तो ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपसे एरिया नहीं पूछा जाएगा कि कितने क्षेत्रफल को कवर करते हैं, वो नहीं पूछा जाएगा, ओनली आपको संख्या याद रखनी है। घोषित 11 नई साइटों में यहाँ ये चीज़ याद रखनी है, तो 4 तमिलनाडु में रामसर साइट घोषित की गई है, तमिलनाडु की, 3 उड़ीसा की, 2 जम्मू कश्मीर की, और एक एक साइट जो है वो मध्य प्रदेश और एक महाराष्ट्र की, ठीक है। तो अभी जो 11 रामसर साइट्स घोषित की गई हैं जो वेटलैंड्स हैं उसमें 4 तमिलनाडु की हैं, 3 उड़ीसा की हैं, 2 जम्मू कश्मीर की हैं, 1 मध्य प्रदेश की है एंड महाराष्ट्र की है, ठीक है। इस वर्ष अगर टोटल इस ईयर की पूरी बात करें कि कितने स्थलों को रामसर स्थल घोषित किया गया है, तो कुल है कितना? 28, ठीक है। तो अब आपको लेटेस्ट याद रखना है। लेटेस्ट में जो जो घोषित की गई हैं उनका याद रखना है कि कौन कौन सी डाली गई हैं अभी। जो लेटेस्ट 11 है, और इसके अंतर्गत ये जो वेटलैंड्स हैं ये कहाँ पर है, मतलब किस स्टेट में है, किस राज्य में है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब 28 है, 28 तो अब आपको ऐसे याद नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे भी बन जाते हैं कि पर्टिकुलर उन्होंने कोई वेटलैंड दे दिया, कोई रामसर साइट जो घोषित की जा चुकी है, और वो आपसे पूछ लिया कि किस स्टेट में है। तो ये वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये मैचिंग में आते हैं।
तो ऑल ओवर जितनी है आपकी 75 है, आपको एक नज़र याद होना चाहिए कि कौन सी वेटलैंड किस स्टेट से है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। बट लेटेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि याद होना ही चाहिए। अगर पर्टिकुलर वहाँ पर कोई एग्ज़ाम आप देने जाने वाले हो 1-2 महीने में, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि 11 कौन कौन सी है, तो ये आपका जो है, ये जो विज्ञप्ति जारी हुई थी इसके अकॉर्डिंग ये आपकी कुछ वेटलैंड्स हैं जो अभी घोषित की गई हैं। अगर इसमें हम बात करें कि टम्पारा झील जो है वो है उड़ीसा में, हीराकुंड रिजर्व ये भी उड़ीसा में है, अंशुपा झील ये भी उड़ीसा में है, ठीक है। सो इजी है, याद हो जाएगा। यशवंत सागर ये है मध्य प्रदेश में, चित्रांगुड़ी पक्षी अभयारण्य ये तमिलनाडु का है, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड ये भी आपका कहाँ है, तमिलनाडु में है। एंड वडुवुर पक्षी अभयारण्य ये आपका है तमिलनाडु में, ठीक है। सो वैसे भी हमने देखा कि अभी सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में की गई है। कांजीरकुलम पक्षी अभयारण्य ये भी आपका है तमिलनाडु में। थाड़े क्रीक आप सबको पता है महाराष्ट्र में। हाइगम वेटलैंड संरक्षण रिजर्व ये है आपका जम्मू कश्मीर में। एंड सालबुक वेटलैंड संरक्षण रिजर्व ये भी आपका कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। सो अभी जो लेटेस्ट ये 11 रामसर साइट्स घोषित की गई हैं वो मैंने आपको दे दिया। बाकी का डिटेल आपको ये है कि आप सर्च करोगे तो आपको सारा मिल जाएगा। फिलहाल हमारा जो यहाँ पर मकसद है वो ये समझना कि आपका वेटलैंड्स किसे कहते हैं, रामसर साइट्स क्या है, ये सब चीज़ें, या रामसर कन्वेंशन क्यों हुआ था, ये सब चीज़ें हमें यहाँ डिस्कस करनी है, ठीक है। ये भी वही मैप के अंतर्गत मैंने डाल दिया है, जो अभी ये 11 डाली गई हैं उन्हीं का ये मैप है। तो आप इसमें भी देख सकते हो कि कौन सा कहाँ पर है ना। तो ये सारी चीज़ें जैसे उड़ीसा की हमने देखा, अंशुपा झील, टेम्परा लेक, ये वाला हीराकुंड रिजर्व, ये सब ये आपका उड़ीसा में है। ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पर हाइलम वेटलैंड हो गया, ये थाड़े क्रीक हो गया, वडुवुर हो गया, चित्रांगुड़ी हो गया। सो ये सब तमिलनाडु में, ठीक है। सो इसको आप ऐसे बहुत इजी है, अगर आप जैसे 75 है ना, इंडिया का ब्लैंक मैप लेके आप उनको मेंशन कर लोगे कि किस किस स्टेट में, सेम इसी तरह, तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। अगर 2-4 बार भी पढ़ लिया ना तो इजीली याद हो जाएगा, कोई उसमें बहुत वैसा नहीं है। अब हम देखते हैं कि वेटलैंड्स आखिर होते क्या हैं, आर्द्र भूमियाँ क्या होती हैं, क्यों इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है। अभी आपको याद होगा कि हमने कुछ दिन पहले अपने सेशन में जो इन्वायरमेंट के सेशन चल रहे थे उसमें हमने इकोटोन के बारे में पढ़ा हुआ था, ठीक है। इकोटोन जहाँ पर दो अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम मिलते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं। ये वाला अगर आप पॉइंट देखो कि यह जल एवं स्थल के मध्य का संक्रमण क्षेत्र होता है, वहां पर भी मैंने वेटलैंड का एग्जाम्पल दिया था कि एक तरफ आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम है और एक तरफ आपका ये स्थल वाला है, और जब दोनों एक दूसरे को जहां पर भी, जिस स्थान पर भी मिलेंगे वहां दलदल बनेगा, है ना, मिट्टी भी होगी, पानी भी होगा, तो ऐसा क्षेत्र क्या कहलाता है, वेटलैंड कहलाता है। तो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि ये जल एवं स्थल के मध्य का संक्रमण क्षेत्र होता है, ठीक है। यानी कि एक इकोसिस्टम ट्रांजिशनल जोन होता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, वेटलैंड बोलते हैं। तो यहाँ पर कि वेटलैंड एक ऐसा भूभाग होता है जहाँ का पारितंत्र का एक बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष हम बोलें या पर्टिकुलर किसी मौसम में बोलें तो वहां पर क्या है कि जल में डूबा रहता है, ठीक है। वहां मतलब पानी होता है। अगर हम केवल वेटलैंड की बात कर रहे हैं तो स्थल एक ऐसा स्थायी क्षेत्र होता है, एक ऐसा भूभाग होता है जो प्रतिवर्ष या पूरे टाइम क्या है, पानी में डूबा रहता है, या वहां पर पानी होता है थोड़ा बहुत या फिर उसमें डूबा रहता है। और ऐसे क्षेत्रों में जलीय पौधों का बाहुल्य होता है, जलीय पौधे जो होते हैं वो ज्यादा मात्रा में, डाइवर्सिटी भी पाई जाती है क्योंकि वहाँ स्थलीय पौधों की भी वैरायटियाँ होंगी और जलीय पौधों की भी होंगी, है ना, क्योंकि दोनों ओवरलैप कर रहे हो। इसी को हमने कोर एज इफेक्ट भी पढ़ा हुआ था, तो वो उसका एग्जाम्पल हो सकता है। तो ऐसे क्षेत्रों में जलीय पौधों का बाहुल्य रहता है और यही आर्द्र भूमियों को क्या करता है, परिभाषित करता है। सो सिंपल है, जल और स्थल जहाँ पर मिलते हैं ऐसा क्षेत्र आपका क्या कहलाता है, वेटलैंड, यानी कि जो दलदलीय क्षेत्र होता है उसको हम वेटलैंड्स बोलते हैं। यहाँ मैंने आपको बताया कि ऐसे क्षेत्रों में, क्योंकि आपकी जो स्थल की वैरायटीज होंगी पौधों की, जीव जंतु की, वो भी मौजूद होंगी, जल वाली जो होंगी वो भी मौजूद होंगी, और दोनों के मिलने से जो नए तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट होगा उससे कुछ नई स्पीसीज की भी उत्पत्ति होगी वहां पर। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या होगी, आपकी जो बायोडाइवर्सिटी है, जो विविधता है, वो भी काफी ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है।
तो जैव विविधता की दृष्टि से आर्द्र भूमियां अत्यंत संवेदनशील होती हैं, क्योंकि विशेष प्रकार की वनस्पति एवं अन्य जीव ही आर्द्र भूमियों पर उगने और फलने फूलने के लिए अनुकूलित होते हैं। ठीक, तो सिंपल है, ये आपका एज इफेक्ट का एग्जाम्पल हो गया, ये आपका इकोटोन का एग्जाम्पल होगा। तभी मैं बोलती हूँ कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पता होता है ना, तो हमें चीज़ों को रटना नहीं पड़ता है, वो इजीली याद हो जाती हैं, चीज़ें हमें समझ आ जाती हैं, है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम बात करें कि पानी में स्थित एक और सिंपल तरीके से कि किन किन क्षेत्रों को हम आर्द्र भूमियां बोल सकते हैं, कौन कौन सी आर्द्र भूमियों में आ जाता है। तो पानी में स्थित मौसमी व स्थायी पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम, जिसमें आपका दलदल है, नदियां हैं, झीलें, डेल्टा, बाढ़, बाढ़ लिखा हुआ है यहाँ, बाढ़ के मैदान, चावल के खेत, समुद्री क्षेत्र, तालाब, जलाशय आदि शामिल होते हैं और इनको ही आर्द्र भूमि कहा जाता है। तो ये सब चीजें, कोई ऐसा स्थल क्षेत्र जो ज्यादा मात्रा में पानी में डूबा रहता है वो आपका एक वेटलैंड्स बन सकता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी एक डेफिनेशन हो गई आर्द्र भूमियों की, कि जहाँ पर स्थल और जल दोनों मिलते हैं, या कोई एक ऐसा बड़ा भूभाग जो स्थायी रूप से पानी में डूबा रहता है पूरे टाइम, और वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि वहाँ पौधों, वनस्पतियों, जीव जंतुओं की जो स्पीसीज हैं, वैरायटियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। तो ऐसे क्षेत्रों को हम क्या बोलते हैं, आर्द्र भूमि बोलते हैं। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट, हम उनका संरक्षण करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि बायोडाइवर्सिटी होना हमारे पर्यावरण के लिए जरूरी है ना। इकोसिस्टम तभी प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा जब बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी, और अगर हमें बायोडाइवर्सिटी को बना के रखना है तो फिर हमें आर्द्र भूमियों का भी संरक्षण करना पड़ेगा, क्योंकि आर्द्र भूमि में जिस तरीके का एनवायरनमेंट होता है वो बहुत सारे अलग अलग तरीके के पौधों और जीव जंतुओं की स्पीसीज के लिए अनुकूल होता है, वो ऐसे ही इन्वायरमेंट में रह सकती हैं, तो इसके लिए हमें उनको संरक्षित करना जरूरी है। ठीक, भारत में अगर हम आर्द्र भूमि का वर्गीकरण देखें तो स्थलाकृतिक भिन्नता के आधार पर, मतलब स्थल आकृतियों की भिन्नता के आधार पर वेटलैंड्स को 4 वर्गों में विभाजित किया गया। अगर हम भारत में बात करें तो हिमालय क्षेत्र जहाँ पर पर्वत हैं तो वहाँ एक स्थल आकृति होगी, तो हिमालयी आर्द्र भूमि, वहाँ पर भी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। दूसरा गंगा का, अगर हम मैदानी आर्द्र भूमि की बात करें तो गंगा का मैदान वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ पर कुछ अलग तरीके की बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। और फिर रेगिस्तानी डेजर्ट वेटलैंड्स हो गए, वहाँ पर जो डेजर्ट में वेटलैंड्स हमें देखने को मिलेंगे, और तटीय जो कोस्टल वाले हो गए वो। तो इस तरीके से स्थल आकृतियों के आधार पर भारत में आर्द्र भूमियों को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है, हिमालयी आर्द्र भूमि, गंगा का मैदानी आर्द्र भूमि, रेगिस्तानी आर्द्र भूमि, और तटीय आर्द्र भूमि। ठीक है, रामसर कन्वेंशन। ठीक, अब जैसे हम डिस्कस कर, अभी हमने देखा कि आर्द्र भूमियां क्या होती हैं, तो आर्द्र भूमियों में तो हमने देखा बहुत सारे क्षेत्र आ जाते हैं, आपके जो भी दलदलीय क्षेत्र हैं, नदियां हैं, डेल्टाज हैं, एस्चुरीज हैं, ये सारे के सारे आपका आर्द्र भूमि, तो ये तो हमें जगह जगह देखने को मिल जाते हैं, है ना। तो फिर रामसर साइट्स क्या है, आर्द्र भूमियां तो बहुत सारी हो सकती हैं। तो रामसर कन्वेंशन एक ऐसा कन्वेंशन है जो यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया था, और एक ट्रीटी, एक संधि हुई थी, और ये संधि हुई थी आपका कब, 1971 में। ठीक है, और इसमें जो भी वेटलैंड्स हैं, जो भी आर्द्र भूमियां हैं, जो जिनको संरक्षित करने की ज़रूरत है, जो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, उनका संरक्षण नहीं हो पा रहा है, या ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं, वहाँ बायोडाइवर्सिटी कम होती जा रही है, तो ऐसी स्थलों को हम नोटिफाइड करते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जिनको संरक्षित करने की ज़रूरी है, और फिर उसको हम क्या करते हैं, रामसर साइट्स घोषित कर देते हैं, यानी कि रामसर जो कन्वेंशन के अंतर्गत जो संधि हुई थी उसमें उसको डाल देते हैं। और इससे क्या होता है कि वहाँ पर जो इस तरीके की साइट्स हैं जिनको रामसर साइट्स घोषित किया गया है, इसका मतलब ही है कि उनको संरक्षण की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा कंजर्वेशन की ज़रूरत है, तो उस तरीके से उसका संरक्षण किया जाता है। ठीक है, ताकि वो प्रॉपर तरीके से संरक्षित हो जाए, वहाँ पर जो धीरे धीरे वो खत्म हो रही है साइड से आर्द्र भूमि, वो खत्म हो रही है, तो उसको दोबारा से अपनी वैसी स्थिति में लाया जा सके। ठीक, तो ये आपका रामसर कन्वेंशन है। मैं बहुत शॉर्ट में आपको चीज़ें समझा रही हूँ, बस एक आपकी बेसिक नॉलेज यहाँ पर आपको होना चाहिए, एक अवेयरनेस होना चाहिए, पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली ये चीज़ें क्या हैं, कि अब हम रामसर साइट्स घोषित कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर वेटलैंड को संरक्षित करने की ज़रूरत है, और अगर वो रामसर साइट घोषित हो चुकी है, इसका मतलब है कि हमें उसको संरक्षित करना है। ठीक है,
तो ये कन्वेंशन कब हुआ था? 1971 में हुआ था। यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संधि है। इसमें उन वेटलैंड्स स्थलों को सम्मिलित किया जाता है जो पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और उनको संरक्षित करने की जरूरत होती है। रामसर, आपसे एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामसर आपका कहाँ पर स्थित है? रामसर एक स्थान है, एक जगह का नाम है। तो रामसर आपका कहाँ पर स्थित है? ईरान, इराक, सऊदीया, इस तरीके से पूछ लिया जाता है। सो रामसर जो है वो आपका ईरान में स्थित है, ठीक है, जहां पर 1971 में एक अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। रामसर साइटों की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक संख्या आपकी कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम, यानी कि यूके में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं। कितनी है? 175। आपसे संख्या नहीं पूछेंगे कि यूके में कितनी है, आपको ओनली इंडिया की याद रखनी है। यहाँ बस ये ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा किस कंट्री की जो साइट्स हैं वो रामसर में इंक्लूड है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यूके की है, उसके बाद मैक्सिको का नंबर आता है और मैक्सिको की है 142, ठीक है। 42 मिलियन एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला पैंटानल दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि है। और ये जो पैंटानल आर्द्रभूमि है ये आपका क्या है? 3 अमेरिकी क्षेत्रों में, जैसे कि आपका हो गया ये दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया हो गया, ब्राजील हो गया और पराग्वे, ठीक है, पराग्वे में ये फैला हुआ है, ठीक। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये आर्द्रभूमि जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि ये वहां पर फैली हुई है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम और देखें तो दूसरा अगर हम यहाँ पर देखें कि दुनिया की पहली जो रामसर साइट है वो ऑस्ट्रेलिया का कोवोर्ग प्रायद्वीप थी, ठीक है। जो सबसे पहले रामसर साइट घोषित की गई थी वो कौन सी थी? ऑस्ट्रेलिया का वेटलैंड थी जो कि है कोवोर्ग प्रायद्वीप। ये दुनिया की पहली रामसर साइट थी। अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने रामसर संधि पर कब हस्ताक्षर किए हुए थे, मतलब इंडिया कब शामिल हुई थी? रामसर संधि आपकी 1971 में हुई, 1975 से ये लागू हुई थी। और भारत ने जो इसमें हस्ताक्षर किए थे, भारत ने साइन किया था रामसर कन्वेंशन या रामसर संधि को, वो था 1982, ठीक है। सो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज आपको याद रखनी है। भारत का पहला रामसर स्थल जो है वो कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है। कौन सा? चिल्का झील है, ठीक। तो सबसे पहले अगर भारत की हम बात करें तो चिल्का झील है, दुनिया की बात करें तो कोवोर्ग प्रायद्वीप है। इसके अलावा अगर हम देखें कि भारत का जो सबसे छोटा स्थल है वो कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित रेणुका आर्द्रभूमि, जो रेणुका वेटलैंड है वो भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल है। वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। देन इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। तो आपको पता है कि अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या उत्तर प्रदेश के कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल अलग से पढ़ना पड़ता है ना। तो उस उत्तर प्रदेश जो स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं ना उसके अंतर्गत आपको ये याद होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो 10 वेटलैंड्स हैं जो रामसर साइट घोषित किए गए हैं वो कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको जब भी आप उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ोगे या डिटेल में जब टॉपिक पढ़ोगे इन्वायरमेंट में या करंट का कोई पढ़ोगे ना तो वहां पर आपको मिल जाएगा ये कि कौन कौन से वेटलैंड्स हैं उत्तर प्रदेश के जो कि रामसर साइट घोषित किए गए हैं। फिलहाल आपको यहाँ पर याद रखना है या फिर जब भी मैं उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ाऊंगी तो वहां पर मैं डिस्कस कर दूंगी। यहाँ आपको याद रखना है कि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है और दूसरे नंबर पर आपका आता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये चीज है आपका जो वेटलैंड्स। इसके अलावा एक चीज और होती है जिसको हम मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड बोलते हैं। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी ये होता है कि कुछ ऐसी जो रामसर साइट्स घोषित की गई हैं उसमें भी अगर किसी को बहुत ज़्यादा संरक्षण की ज़रूरत है, बहुत जल्दी ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, डिस्ट्रॉय हो रही हैं, तो उनको संरक्षित करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उनको जल्दी संरक्षित करना इम्पॉर्टेंट है। तो उनको क्या किया जाता है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल कर दिया जाता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में इंडिया की कौन कौन सी साइट्स हैं, तो सबसे पहले मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आपका ये डाला गया था जो चिल्का झील थी, बट अभी चिल्का झील को संरक्षित कर लिया गया है तो इसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया है, ठीक है।
तो अभी कौन कौन सी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल है? तो अभी 2 साइट्स हैं जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल है। एक तो है आपकी केवलादेव भरतपुर वाली, केवलादेव पक्षी अभयारण्य जो है, और दूसरा आपका कौन है, लोकटक झील जो कि मणिपुर की है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि अगर आपसे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड की बात की जाए तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में जो है वो आपके 2 साइट शामिल हैं। रामसर की बात की जाए तो रामसर में आपकी 75 है, और टोटल वेटलैंड्स तो बहुत सारे हैं, उनकी संख्या याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें रामसर साइट्स की जो पहली साइट थी वो ऑस्ट्रेलिया की कोवोर्ग थी, भारत की चिल्का झील थी, सबसे ज्यादा भारत में तमिलनाडु में है, देन उत्तर प्रदेश में है। अगर वैसे पूछा जाए कि रामसर साइट में ऑल ओवर वर्ल्ड में किस कंट्री की सबसे ज्यादा है, तो यूके की है। ठीक है, फिर इसके बाद मैक्सिको की है। भारत ने कब हस्ताक्षर किया था? 1982 में किया था। रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? तो ये 1971 में हुआ था। और ये लागू कब से हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1975 से, सॉरी 1975 से लागू हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ जो इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से ही सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट की हम बात करें तो करंट में जैसे मैंने बोला लेटेस्ट अभी ये 11 है जो रामसर साइट्स घोषित की गई हैं उसमें ऐड किया गया है, तो ये 11 आपको याद रखना है। 11 कौन कौन सी हैं, किस स्टेट से हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, सो आज का ये जो टॉपिक था ये हमारा इन्वायरमेंट का काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, करंट के पर्पज से भी इम्पॉर्टेंट है। तो उस तरीके से अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की अभी प्रिपरेशन कर रहे हो या अभी लेटेस्ट कोई एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपका आने वाला कोई एग्ज़ाम है तो उसमें आप ये टॉपिक अच्छे से कवर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, नेक्स्ट हम टॉपिक कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, सो वो आपको पता चल जाएगा जब भी हम वो नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए जितना मैं पढ़ा चुकी हूँ इसको आप रिवाइज कीजिए। इससे आपके, मैंने पहले ही बोला था कि जो भी ये मैं शॉर्ट टॉपिक करवा रही हूँ ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से डेफिनेटली 1 या 2 क्वेश्चन आपके मिलेंगे, वो हर टॉपिक से। ठीक है, वो चाहे किसी भी एग्जाम में हो, चाहे वो आपका पीसीएस हो, आरओ हो, पैट हो, कोई भी आपका एग्जाम है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे इन्वायरमेंट के। ठीक है, तो यहाँ तो मैं शॉर्ट में सेशंस करवा रही हूँ, अगर आपको डिटेल में चीज़ें पढ़नी है तो आप प्लस ज्वाइन कर सकते हो, और उसके लिए मेरा रेफरल कोड है AK20। अगर इसको आप अप्लाई करोगे तो आपको सब्सक्रिप्शन लेते टाइम जो आपकी फ़ीस है उसमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और उसके बाद आप सारा जो डिटेल्ड कोर्स है वो आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। मेरे साथ साथ अदर एजुकेटर्स के भी आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक, तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर अपने जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको लेके आते हैं और उस पर कुछ नई चीज़ों पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।